हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट के हाइट एंड डिस्टेंस के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल टॉप 10 क्वेश्चन तरीके से हम लोग इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे, प्लीज़ आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही कराया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 को, जो हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए समझते हैं हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्या पूछा है, जैसा कि क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा, कुछ डायग्राम बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 ships आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships from the top of lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the 2 ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. ये पूरा क्वेश्चन को हमने रीड कर लिया है। अब डायग्राम तो बन गया है सर, आप लोग को मैं बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए कैसे, यहाँ पर सपोज करिए ये एक कोई लाइट हाउस है, ठीक है। लाइट हाउस के इस पार भी, मतलब इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ सपोज करो यहाँ पर नदी था, ठीक है, या फिर ओशियन समझ लेते हैं। यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, बीच में सपोज करते हैं ये लाइट हाउस है। यहाँ पर से एक बोट आ रहा है जो अप्रोच कर रहा है लाइट हाउस को, यहाँ से भी एक बोट आ रहा है जो अप्रोच कर रहा है लाइट हाउस को। अब यहाँ पर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जो इस बोट को दोनों तरफ से देख रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये जो नाव है इसको अप्रोच कर रहा है इधर से, और ये वाला नाव इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नाव इस लाइट हाउस को अप्रोच कर रहा है, मतलब इसके पास आ रहा है। तो जब नाव x मीटर के डिस्टेंस पर था, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चंस में। क्या दिया है? ये वाला जब नाव सपोज करिए C पोजीशन पर था, और ये वाला नाव, ये वाला बोट जब D पोजीशन पर था, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर। कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। दोनों नाव के बीच का डिस्टेंस C पोजीशन पर जब था और D पोजीशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। अब ये C है, ये लाइट हाउस का ये पॉइंट A हो गया। C से A पॉइंट है और A से D पॉइंट, पूरा डिस्टेंस दे दिया। अब हमें पता करना है कि C से A पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग सपोज कर लिए कि C से A पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो A से D पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? हम बोलेंगे 100 - x। अब बोलो कैसे होगा सर? तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा डिस्टेंस 100 है, ये क्लियर है, ये पूरा डिस्टेंस 100 है, इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मैं बोल दूं कि ये है 30 मीटर, तो बताओ ये कितना होगा? तो बोलोगे ना सर 100 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 70। इसी तरीके से हमने बोला कि C से A तक का डिस्टेंस x है, तो A से D तक का क्या होगा? बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस में से x को माइनस कर दीजिए, तो C से A का डिस्टेंस x आ गया, एक A से D का डिस्टेंस 100 - x। ये तो डिस्टेंस हुआ कि यहाँ पर जब बोट है तो लाइट हाउस से x मीटर का डिस्टेंस पर है, और जब D पॉइंट पर बोट है तो लाइट हाउस से 100 - x मीटर का डिस्टेंस पर। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब देखिए, जब नाव इस मतलब x मीटर का डिस्टेंस पर था लाइट हाउस से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से एंगल इसका बन रहा था। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखिए पढ़िए, लिखा है कि अप्रोचिंग लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से एंगल फॉर्म हो रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब सबको पता है कि यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी 30 बनेगा, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइन एक दूसरे, ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या होंगे? इक्वल बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल अगर T मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा? 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हुआ। सिमिलरली जब बोट का पोजीशन D पर था और लाइट हाउस से 100 - x डिस्टेंस पर था, तब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, हमसे टोटल पूछा है कि बताओ कि लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है। ये जितना टर्म बताया गया पूरा कंडीशन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा गया, इतना ही केवल गिवन था। एक लाइट हाउस था, ये लाइट हाउस बनाया गया, यहाँ पर एक बोर्ड था, एक बोर्ड यहाँ पर था, तो यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ करिए। ये हो गया आपका, यहाँ से जब एंगल देख रहा था, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा था? 30 डिग्री। और यहाँ से जब बोर्ड को देखा तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 45 डिग्री।
तो ये भी 45 होगा, अभी बताया गया, ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ जैसा समझाया गया आपको, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस 100 था, ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस 100 माइनस x हो गया, ये दिया 30 डिग्री, ये भी दिया था 45। कैसे आया ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये भी कैसे आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर हो रहा होगा। अब हमें फाइंड करना है कि लाइट हाउस का टोटल हाइट कितना है। क्लियर है? अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर पहले कुछ बता देंगे कि यहाँ पर कौन से पोजीशन पर नाव है, ठीक है। तो इसका पोजीशन को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करा देते हैं। तो लिखते हैं लेट ए बी द लाइट हाउस। सपोज कर लिए कि ए बी क्या है? बी द लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ बोट। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो देखिए सी और डी क्या था? नाव का पोजीशन था, और ए बी क्या है? लाइट हाउस है, ठीक है। ए बी क्या है? लाइट हाउस। लेट ए बी द लाइट हाउस एंड सी एंड डी आर द पोजीशन ऑफ बोट। एक बार सी पोजीशन में बोट है और एक बार डी पोजीशन में बोट है। इतना लिख लिए। अब लिखने वाले हैं फ्रॉम द फिगर। क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फिगर, क्योंकि फिगर में मैंने सारा कुछ ड्रॉ कर दिया गया। अब फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखेंगे फ्रॉम द फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल से हाइट फाइंड करेंगे, फिर इस वाले ट्रायंगल से हाइट फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। सबको पता है कि इसमें भी tan थीटा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन tan थीटा से ही सॉल्व होगा। तो देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो लिखने वाले हम लोग क्या? इन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? BAC। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल BAC, ठीक है। tan थीटा लगाने वाले हैं, तो लिखेंगे tan थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। क्लियर हो रहा होगा। तो tan 30 डिग्री बराबर, और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हमेशा याद रखना है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू h, अब बेस का डिस्टेंस कितना है? x। ये बेस है AC, तो यहाँ क्या लेंगे? x। तो यहाँ लिखने वाले हैं x। क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग tan 30 की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन में √3 इक्वल टू क्या आ गया? h अपॉन में x। क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और √3 का h से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √3h। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम लोग कौन से ट्राइंगल में बात करेंगे? इस वाले ट्राइंगल में। तो लिखेंगे सिंस इन ट्राइंगल देयरफॉर, या देन या एंड लिखते हैं, एंड इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। DAB या BAD, यहाँ भी 90 बन रहा है, लिखेंगे इन ट्राइंगल BAD। यहाँ भी लगाने वाले हैं tan थीटा, तो tan 45 इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस। तो tan 45 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हाइट h होगा और बेस क्या होगा? 100 माइनस x। तो h अपॉन में 100 माइनस x। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? सबको पता है 1 इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन में 100 माइनस x। अब इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस x का 1 से करेंगे तो यही आने वाला है। बराबर क्या आ गया? h इक्वल टू h। यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो देखिए 100 यही रहने दो, प्लस का h जब RHS से इधर आएगा तो माइनस h होगा, और माइनस का x जब LHS से राइट में जाएगा तो प्लस x होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसके बाद का पार्ट यहाँ पर है। तो देखिए इसके बाद वाला पार्ट, देखिए तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से कैसे सॉल्व होगा? देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी x की वैल्यू आ गई, यहाँ भी सेकंड इक्वेशन में भी x की वैल्यू आ गई, और ये सबको पता है अगर किसी इक्वेशन का LHS पार्ट या RHS पार्ट कोई भी एक पार्ट इक्वल है, देखो ये वाला पार्ट इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल करके लिख देते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर 100 माइनस h किसके इक्वल होगा? आप बोलेंगे सर √3h के इक्वल होगा, तो यहाँ लिख देते हैं √3h। क्लियर हो रहा होगा।
अब आगे क्या करने वाले हैं, 100 बराबर √3h माइनस h, जब LHS से RHS में जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस h। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, 100 इक्वल टू √h में 1√h ऐड करेंगे तो कितना √h होगा, 4√h। या फिर इसको करने का कोई और तरीका देख लेते हैं, वेट करिए। हाँ, यहां से क्या करते हैं, h हम लोग कॉमन निकालिए, ऐड थोड़ी होगा, ये तो √3h है, ये केवल h है। यहाँ √3 होता तब ना होता 4√3h, यहाँ केवल h है तो h यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन। तो यहाँ आएगा √3 और यहाँ कुछ नहीं आया तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है तो h बराबर 100 अपॉन में क्या आएगा, √3 + 1। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका h का वैल्यू। यहाँ से h की वैल्यू आ गई। अब इसे थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, जैसे √3 + 1 यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी टर्म से ऊपर बस साइन चेंज करके, प्लस होगा तो क्या होगा माइनस, और नीचे भी क्या होगा माइनस। मतलब इसके कॉन्जुगेट से √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ आया 100, ब्रैकेट में आया √3 - 1 a + b और a - b, सबको फॉर्मूला पता है। a + b a - b को क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक ब्रैकेट में a + b और a - b, इसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ लिखने वाले हैं a + b a - b है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए इसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये लास्ट स्टेप है आपका। तो h इक्वल टू 100 अब ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर होता है 3, ये सबको पता होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो h बराबर क्या होगा, 100 √3 - 1 और 3 - 1 क्या आएगा 2। अब इसे कैंसिल आउट, 2 × 5 = 10, ये इनटू में होता है, यहाँ कोई साइन नहीं तो किस में है, ये इनटू में है। तो h बराबर आया 15 ब्रैकेट में √3 - 1। यहीं पर क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन में बोला भी है कि √3 की वैल्यू कोई मतलब रख करके एग्जैक्ट हाइट बताइए कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं क्योंकि √3 की वैल्यू अप्रॉक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ लिखने वाले हैं 50, √3 का वैल्यू 1.732 माइनस का 1। अब इसे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो देखिए ये तो आ गया 50 इंटू में, इसमें से 1 अगर माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, तो यह आएगा 0.732। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो 5 × 2 = 10 कैरी 1, 5 × 3 = 15 और 1 16, 5 × 7 = 35 और 1 36, और यह वाला 0 यहाँ लगाएंगे, 3 डिजिट पर काउंट करके पॉइंट लगा दीजिए। तो अप्रॉक्स हाइट कितनी आ गई, 36.6 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई, लाइट हाउस की हाइट। आप 36 भी इसको ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यहाँ तक एक टर्म ये भी था, √3 का स्क्वायर सबको पता होगा ना, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3। सेम नंबर हो मल्टीप्लाई करते हैं केवल 3 आता है, रूट हट जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ आता वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, लेकिन आपको जरूर समझ आया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चंस के इस हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस के 6 को करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट को कर लिए थे, अब 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या बोला है, क्वेश्चंस आपसे बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ ए लेक is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. देखिए ये क्वेश्चंस में इतना सारा टर्म बोला था। अब ये सारे क्वेश्चंस को मैं इस फिगर के तरीके से आपको समझा रहा हूँ। फिगर को बनाना भी सिखाएंगे किस तरीके से फिगर बनेगा। तो देखो बोला क्या, क्वेश्चंस की एक लेक है, सपोज कर ये लेक हो गया, ठीक है। लेक मतलब नदी है, कोई झील है, ठीक है, ये झील है, ठीक है, जो पानी से भरा हुआ है। इस लेक का जो सरफेस है उसको बोला गया AB। ये सरफेस क्या हो गया, लेक का सरफेस AB। इस सरफेस से P पॉइंट, मतलब इस पॉइंट, एक पॉइंट P है जो लगभग 60 मीटर एबव है, सरफेस से 60 मीटर एबव कोई पॉइंट P है। यहाँ से क्लाउड को देखा जा रहा है, ये है आपका क्लाउड को यहाँ से देखा जा रहा है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये क्लाउड है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्लाउड है। क्लाउड को जब
इस सरफेस लेक के सरफेस ए बी से 60 मीटर एबव इस पॉइंट पी से क्लाउड को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था क्लाउड का 30 डिग्री। अब यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इसका इमेज भी तो फॉर्म होगा क्योंकि नीचे झील है, तो झील में इसका रिफ्लेक्शन बनेगा ना। तो यहाँ से देखा गया इस क्लाउड को, तो इस एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, यहाँ से देखा जा रहा है। तो इसके देखो आंखों में एकदम इसके फ्रंट में एक लाइन ड्रॉ होगा, ये एक लाइन ड्रॉ होगा ना, जहाँ इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक बार क्लाउड को देख रहा है ऊपर जब एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी क्रिएट हो रहा है जब इसका रिफ्लेक्शन इस लेक में बन रहा है ना। तो इस पॉइंट से देखा गया तो बादल का रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो 60 डिग्री पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। ठीक है, मतलब एक बार ऊपर जब क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, जब इसके रिफ्लेक्शन को झील में देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। अब डिप्रेशन टर्म करेंगे क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, जो PQ होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो AB सरफेस था, सरफेस AB से 60 मीटर एबव, समझ आ रहा होगा, 60 मीटर एबव था। तो ये वाली लाइन के अगर इक्विवेलेंट एक और लाइन यहाँ ड्रॉ किया जाए तो ये इसके इक्वल होगा, ये अगर 60 होगा तो ये भी क्या होगा 60 मीटर होगा। अब इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर एक लाइन क्रिएट हुआ, ठीक है, जो दो एंगल को डिवाइड कर रहा है, एक तो ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये डिस्टेंस देखिए 60 मीटर, ये भी डिस्टेंस 60 मीटर। अब क्लाउड तो इस हॉरिजॉन्टल मतलब इसके अकॉर्डिंग क्लाउड तो कुछ डिस्टेंस पर है तभी तो एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ से देख रहा होगा। तो 60 मीटर तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया जहाँ से हम लोग क्लाउड को देख रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें सपोज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हम लोग सपोज किए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ ऊपर वाला पार्ट समझ आ गया कि सर लेक है, लेक के AB मतलब 60 मीटर एबव कोई पॉइंट P है, P से हम लोग एक बार क्लाउड को ऊपर देख रहे हैं तो 30 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसके रिफ्लेक्शन को नीचे देख रहे हैं तो 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, मतलब सरफेस के इस लेक के सरफेस से, है ना, ये AB सरफेस है, तो मतलब लेक का सरफेस है AB, इस यहाँ से टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया, x ये और 60 है, टोटल डिस्टेंस x प्लस 60 हुआ है ना। तो यानी कि ये पूरा इमेज मतलब इसका पूरा रिफ्लेक्शन इस झील में होगा, तो झील का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हम लोग लेंगे, x प्लस 60। क्लियर हो रहा होगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि 60 ये डिस्टेंस, x ये, टोटल कितना हो गया, x प्लस 60। तो ये डिस्टेंस हम लोग सपोज करेंगे झील में इसका रिफ्लेक्शन होगा तो x प्लस 60 हो गया। अब हमें फाइंड करना क्या है कि बताइए कि ये जो 60 मीटर एबव से क्लाउड को देख रहा था, क्लाउड इसके रेफरेंस में कितने मीटर डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट से Q से C तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है कि क्लाउड कितने डिस्टेंस पर है। 60 मीटर तो इसी का डिस्टेंस था, यहाँ से देखा ही जा रहा था, तो यहाँ से और कितने मीटर डिस्टेंस पर है। पहले क्लाउड का डिस्टेंस बता दो, फिर आपसे पूछा आप बता दीजिए कि इस सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस टोटल कितना हुआ। तो ये पता चल जाएगा, तो दोनों को तो ऐड कर देंगे तो पता चल ही जाएगा। अब इतना तो मैं इंट्रोडक्शन दिया किसके बारे में, केवल इस क्वेश्चंस के बारे में, क्वेश्चंस क्या आपसे पूछा था। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हम लोग लेट ए बी बी द सरफेस ऑफ लेक, सरफेस ऑफ लेक। हम लोग सपोज कर ले कि ए बी क्या है, लेक का सरफेस है, और क्या बोलेंगे, एंड पी बी द पॉइंट एबव, किसके एबव है, ए से, एबव ए। ठीक है, सच दैट, किस तरीके से है, सच दैट कि AP का जो डिस्टेंस है वह कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। यहां तक समझ आ गया। एंड C बी द पॉइंट ऑफ क्लाउड का पॉइंट कितना है, ये हो गया क्लाउड का पॉइंट C। क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए अभी लिखेंगे एंड D इट्स रिफ्लेक्शन, D क्या था, इस पॉइंट का मतलब इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट D था। तो इतना टर्म समझ में आ गया होगा। अब लिखने वाले हम लोग फ्रॉम द फिगर। क्लियर हो रहा होगा। अब ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं आप लोग के लिए लिख दिया हूं कि AB जो था इस लेक का एक सरफेस था, P पॉइंट था जो AB से 60 मीटर, A से 60 मीटर एबव था। इस पॉइंट P से क्लाउड को देखा गया 30 डिग्री बना, यहाँ से नीचे देखा गया तो 60 डिग्री बना। अब देखिए
इस फिगर के अकॉर्डिंग लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, देयरफॉर फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल। अब देखो ये जो PQ है ये पूरा 90 डिग्री बनेगा। ये कितना डिग्री बनेगा? ये 90 डिग्री फॉर्म होगा, यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो P लिख देंगे, ये टर्म को लिखेंगे, ड्रॉ PQ परपेंडिकुलर टू, किस पर परपेंडिकुलर है? CD पर, परपेंडिकुलर टू CD, मतलब इस CD पर PQ क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब आगे हम लोग करेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल। अब इसमें दो ट्रायंगल डिवाइड करेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल है कि इन ट्रायंगल PQC लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQC। इसमें भी लगाएंगे क्या हम लोग? tan थीटा। ठीक है, तो देखिए tan थीटा के अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? बेस होगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, इसके इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर हो गया x, अब बेस हो गया PQ। तो लिखेंगे x अपॉन में PQ, 30 के फ्रंट वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। अब लिखने वाले हैं tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 x अपॉन में PQ। अब PQ का लेंथ निकालेंगे तो PQ का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 का x है, तो ये √3x, ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल सारा है। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में? इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQD, क्योंकि Q पर 90 डिग्री बन रहा था। क्लियर हो रहा होगा। तो PQD राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ भी tan थीटा लगाने वाले हैं। अब एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री। तो अब देखिए 60, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक? Q से D तक परपेंडिकुलर होगा। तो ये टोटल ये हो गया परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर QD अपॉन में बेस क्या होगा? PQ। ये क्लियर हो गया। अब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। अब QD का लेंथ क्या होगा? Q से D, देखो 60 तो ये वाला लेंथ हो गया और x प्लस 60 ये वाला हुआ। तो 60 और 60, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस 60 और प्लस 60, इसको ऐड करेंगे तो x प्लस 120 होगा QD का लेंथ। तो हम लोग लिखेंगे QD का लेंथ होगा x प्लस 120 अपॉन में PQ। अब यहाँ से PQ का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। PQ को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ आ जाएगा √3 के पास और √3 चला जाएगा x प्लस 120 अपॉन में √3, मतलब ये गया यहाँ और ये गया यहाँ। तो यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी देखिए अब PQ की वैल्यू √3x आई, यहाँ भी PQ की वैल्यू x प्लस 120 अपॉन में √3 आया। अब मैं सबको बताया हूँ कि किसी भी इक्वेशन का LHS पार्ट या फिर कोई भी एक पार्ट इक्वल हो तो रेस्ट पार्ट को इक्वल करके लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिखेंगे? इसको और इसको इक्वल करके लिखेंगे। तो लिखेंगे x प्लस 120 अपॉन में √3 इक्वल किसके होगा? √3x के। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे क्या करने वाले हैं? √3x प्लस 120 इक्वल टू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको पता है क्या होता है? 3x होता है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या? 120 इक्वल टू 3x, प्लस का x उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस का x। अब 120 बराबर 3x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना x आएगा? 2x आ गया। समझ आया आपको? यहाँ 1x है। अब यहाँ से 2 को इससे क्या करेंगे? डिवाइड। 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो 120 अपॉन में 2, 2 6 जा 12 और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 मीटर आया। और ये x है क्या? बोलोगे सर पॉइंट P, मतलब इस P से क्लाउड का डिस्टेंस या फिर इस Q से क्लाउड का डिस्टेंस तो आया 60 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि वाटर के सरफेस से डिस्टेंस कितना हुआ। तो लिखेंगे कोई बात नहीं, ये तो पता है ना 60 और 60 ये भी आ गया तो 120 आ गया ना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ क्लाउड, डिस्टेंस ऑफ यही पूछा ना आपसे, डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो कितना डिस्टेंस होगा? ये पूरा x प्लस 60 है ना, तो दैट इज x प्लस 60 और x की वैल्यू हम लोग ला दिए 60 मीटर। तो 60 प्लस 60 इक्वल टू कितना होगा? 120 मीटर।
तो समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाटर लेवल से क्लाउड के हाइट को फाइंड कर लिए। तो कुछ नहीं करना था, बस आपको फिगर अगर समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे। इस राइट एंगल को लिया गया, यहाँ से PQ का लेंथ निकाला गया, दैट इज दिस, और इस राइट एंगल को निकाला गया, यहाँ से भी PQ का लेंथ निकाला गया, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई और दोनों को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। एक बार अगर कंसंट्रेट होकर आप लोग समझ जाएंगे तो तुरंत आ जाएगा हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। अब हम लोग इस क्वेश्चंस के, इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं सॉल्व। इससे पहले हम लोग 6 को किए थे। अब देखिए क्या क्वेश्चन आपसे बोला है, यहाँ गिवन है दिस इज, ये 1.2 है, ठीक है, 1.2 मीटर, ये 1.2, ठीक है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये लाइन याद रखिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो देखिए इतना सारा क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ के कैसे आपको डायग्राम बनाना है तो वो समझिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 बलून, सपोज कर यहाँ एक बलून है और यहाँ एक बलून है। यहाँ पर कोई एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2, यहाँ कोई लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, ठीक है। यहाँ से इस बलून को ऑब्जर्व की। एक बार जब बलून का पोजीशन यहाँ पर था तो इसने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना डिग्री का, बोलेंगे सर 60 डिग्री का। क्लियर है। अब जब बलून यहाँ से यहाँ तक चला गया, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो जब यहाँ से यहाँ चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट हो गया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। आप बोलोगे सर ये 60 और ये 30 कैसे हुआ। देखो जैसे मैं बोलूं कि दूर कोई चीज़ है तो देखना आसान होगा, मतलब डिग्री कम होगा। अब ऊपर जाना है हमें, आंखों को यहाँ था तो हमारे वर्टिकल पोजीशन के अबव था जस्ट थोड़ा सा, तो ऊपर इस तरीके से देखना होगा तो एंगल बढ़ता है ना। तो पहले जब यहाँ पर बलून था तो यहाँ का पोजीशन था तो एंगल बन रहा था 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बलून यहाँ से यहाँ चला गया तो आराम से देखना होगा तो एंगल डिक्रीज हो गया, जो एंगल बना 30 डिग्री। इतना क्वेश्चन में बताया। अब हाइट कितना दिया था लड़की का, 1.2 मीटर। अब जैसे देखो इसके अलोंग अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये क्या हो गया आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर लड़की खड़ी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बलून का टोटल हाइट, बलून और सी लेवल से टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था 88.2 मीटर। आपसे पूछा है कि बलून सी पोजीशन से डी पोजीशन तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया। ये आपसे डिस्टेंस, ये वाला PN का डिस्टेंस पूछ रहा है। समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपसे कि मतलब यहाँ पर था तो यहाँ से यहाँ तक गया होगा तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा बलून ना, वही डिस्टेंस आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए। यहाँ बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब जब यहाँ पर था, यहाँ से जब यहाँ पहुँच गया तो कितना डिस्टेंस बलून कवर किया, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो फिगर आप बना लेंगे। 2 बलून था, एक पोजीशन पर C पर, एक बार D पर, इससे इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। अब इसके फ्रंट में तो खड़े नहीं रहेंगे कि एंगल फॉर्म होगा, थोड़ा दूर ही रहेंगे ना, तो यहाँ पर बना एंगल 60 डिग्री। जब बलून यहाँ गया 30 डिग्री। इसके अलॉन्ग में एक लाइन ड्रॉ किया गया जिसको लाइन ऑफ साइट बोला गया। यहाँ से अगर ये सपोज करो यहाँ से कोई लड़की देख रही है तो यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट क्रिएट होगा और यहाँ से ये इसका हाइट हो गया। इसी के अलॉन्ग एक और लाइन ड्रॉ किया गया और इसी के अलॉन्ग एक पैरेलल लाइन यहाँ भी ड्रॉ किया गया। अगर ये 1.2 मीटर होगा तो ये भी कितना लेंथ होगा, 1.2 मीटर। और टोटल हाइट दिया हुआ है 88.2 मीटर। तो अगर हम बोले पूरे हाइट में से ये हाइट अगर माइनस कर दें तो ये वाली हाइट पता चल जाएगी, कौन सी हाइट, D और N की। तो ये हाइट हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले फिगर तो आप बना लेंगे, आप लोग समझ आ गया होगा। इस हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ भी एक हाइट ड्रॉ करेंगे क्योंकि बलून एक बार इस पोजीशन पर था, तो इसके वर्टिकल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बलून यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ भी इसके वर्टिकली एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फिगर अगर बन गया तो मोस्टली क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। बस अब क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम द फिगर। फिगर बना लिए, अब फिगर के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, फ्रॉम फिगर। फिगर से देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिगर हम लोगों ने समझ लिया, क्या क्या क्वेश्चन में दिया था वो भी लिख लिया गया। अब इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फिगर से हम लोग इस लेंथ को फाइंड आउट कर लें क्योंकि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो देखो DN का अगर लेंथ फाइंड आउट करना है, टोटल लेंथ दिया हुआ 88.2, मतलब D से M का डिस्टेंस दिया है,
हमको फाइंड करना है dn का। तो dn का अगर लेंथ फाइंड करना है तो dn बराबर क्या होगा, बोलोगे सर dn हमें फाइंड करना है तो इस पूरे लेंथ में से, मतलब dm में से अगर mn घटा देते हैं, dm में से mn माइनस करेंगे तो dn पता चल जाएगा, क्योंकि dm का डिस्टेंस कितना दिया था 88.2 और mn का डिस्टेंस कितना दिया था 1.2, ये है तो ये भी क्या होगा 1.2 मीटर। तो 1.2 मीटर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, इसे हम लोग 2 में से 2 गया 0, 8 माइनस 1 7 और यहाँ क्या आ गया 87। क्लियर हो रहा होगा, यहाँ माइनस करके आप लोग देख सकते हैं, इसको अगर माइनस करेंगे तो यही आने वाला है ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस किसका आया, dn का मीटर में। अब हम लोग को फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको पहले ये पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए, पूरे डिस्टेंस मतलब bn में से अगर bp को घटा देंगे तो pn आ जाएगा। तो पहले bn का डिस्टेंस पता करेंगे फिर bp का। तो हम लोग इस ट्रायंगल में बात करेंगे, किस ट्रायंगल में, BPC में। यहाँ भी एक राइट एंगल बन रहा है, फिर हम लोग बात करेंगे B एंड D में। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये है BPC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि P पर फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ भी लगाने वाले tan थीटा। तो देखो पहले एंगल कितना बन रहा था, ये वाले में 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे हम लोग, PC। तो परपेंडिकुलर हो गया PC। यहाँ अगली लाइन में लिखते हैं tan 60 की वैल्यू √3 और परपेंडिकुलर आपका क्या है PC का मतलब लेंथ क्या हुआ, अगर dn का लेंथ अगर 87.0 मीटर है, मतलब 87 मीटर है, इसको लिख देते हैं 87 मीटर। अगर dn का लेंथ 87 मीटर है तो ये इसी के पैरेलल है और इक्वल है। तो dn का लेंथ, क्योंकि बलून ऊपर नीचे नहीं गया, बलून फिक्स है, कॉन्स्टेंटली सीधे चल रहा था, तो ये लेंथ बराबर होगा किसके, PC के। तो यहाँ लिखेंगे PC बराबर होगा dn के। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या था, PC था ना, तो परपेंडिकुलर को यहाँ लिख रहे हैं PC और बेस को क्या लिख रहे हैं BP। ये क्लियर हो गया होगा। अब PC के लेंथ को भी क्या लिख सकते हैं 87 और BP का लेंथ तो हमें फाइंड करना है, BP को BP इसी तरीके से हम लोग रहने देंगे। अब BP आ जाएगा यहाँ पर, BP को ले आएंगे √3 के पास मल्टीप्लाई में और दैट इज इक्वल टू, या फिर एक शॉर्ट में ऐसे समझिए, अगर हम लोग BP को √3 के जगह ले जाएंगे, BP कहाँ आएगा √3 की जगह पर, तो √3 कहाँ जाएगा BP की जगह पर। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसे थोड़ा सा और हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसके बाद वाला पार्ट है BP इक्वल टू देयरफॉर BP इक्वल टू 87 अपॉन में √3 है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि सॉल्व होगा, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 87 √3 आएगा और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, सबको पता है। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, BP बराबर में 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, मतलब 29 √3 मीटर आया BP का लेंथ। अब हमें फाइंड करना है PN का, अगर सॉरी ये हाँ PN का फाइंड करना तो BN पूरा निकल जाएगा, इसको हटा देंगे तो PN आ जाएगा। अब लिखने वाले हम लोग क्या, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, बड़े वाले में, B एंड D में। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल B एंड D। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी लिखने वाले हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसके अकॉर्डिंग इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया dn, तो P को मैं लिख दे रहा हूँ क्या dn, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा bn, क्योंकि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस हो गया bn। क्लियर हो रहा होगा। अब 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब dn की वैल्यू क्या है, dn हम लोग फाइंड कर लिए, dn की वैल्यू आई है यहाँ पर, क्या आया, PC भी सेम है, dn भी सेम है 87 मीटर। यहाँ लिखेंगे 87 bn, तो हमें फाइंड करना है क्योंकि देखो B से n तो हमें पता नहीं है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, √3 का 87 से bn का 1 से, तो bn इक्वल टू क्या आ गया 87 √3। क्लियर हो गया होगा, bn का फाइंड कर लिए। अब इसके बाद बस हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे, देखो ये पूरा इधर वाला पार्ट है, ध्यान से करिएगा, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अब इसके बाद वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इधर वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा है। अब देखिए यहाँ तक समझ आ गया bn। अब हम लोग क्या करेंगे,
हमको फाइंड करना है पी एन का लेंथ। तो पी एन कैसे फाइंड होगा, बोलोगे सर बी एन में से बीपी घटा दीजिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ पी एन इक्वल टू लेंथ ऑफ पी एन इक्वल टू, तो देयर पी एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी एन का वैल्यू बी एन में से माइनस करना होगा किसको, बीपी को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी एन का लेंथ हम लोग ला दिए 87√3, बोलोगे सर लिख दीजिए 87√3, इसे लिखेंगे 87√3, और बीपी का लेंथ हम लोग फाइंड किए हैं क्या, 29√3। क्लियर हो गया। अब क्या करने वाले हैं सर, √3 दोनों में से कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा 87 माइनस में 29, 87 माइनस 29 क्या होगा, 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5, 58√3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ पी एन। तो क्लियर हो गया आप लोग को, यानी कि बलून सी पोजीशन से डी पोजीशन तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 58√3 मीटर। क्लियर हो गया, यही आपसे पूछा है ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस टाइम या द इंटरवल। तो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, 58√3 मीटर। लास्ट लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर बाय द बलून इन दिस इंटरवल दैट इज इक्वल टू 58√3 मीटर। आई होप आपको समझ आया होगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो प्लीज आप लोग इसे कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। अगर नहीं समझ आया तो वापस एक बार फिर रिवाइंड करके वीडियो देखिए, वैसे आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 8 को करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ बोला गया है कि 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट। देखिए 2 पोल है जिसकी हाइट क्या है, सेम है, इक्वल हाइट बोला, ये टर्म याद रखिएगा। एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट में, एक ईच साइड में है तो एक राइट साइड में है। क्लियर हो गया। each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। अब देखो ये एक रोड है, रोड 80 मीटर था, इसका मतलब ब्रेथ दिया था 80 मीटर। रोड के दोनों किनारों पर एक यहाँ पर पोल है और यहाँ पर पोल है, दोनों का जो हाइट है वो सेम है, ये क्वेश्चन ने पहले ही बताया है। फिर बोला फ्रॉम अ पॉइंट पी, इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, वो पी है, वो कहीं भी हो सकता है, इसने बताया नहीं कि कितने डिस्टेंस पर है। बोला फ्रॉम अ पॉइंट पी between them on the road the angle of elevation of the top of one pole is 60 degree and angle of depression from the top of another pole at P is 30 degree. Find the height of each pole and the distance of the point P from the pole. अब ये समझिए क्वेश्चन क्या बोला, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। 2 इक्वल हाइट का पोल था जो एक रोड के किनारे था, और दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस था, वो बीच में रोड था, उन रोड का डिस्टेंस कितना था, 80 मीटर। यहाँ पर भी एक पोल है, यहाँ पर भी एक पोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री, क्योंकि टावर के ये बहुत नजदीक था, और दूसरा जो था टावर इस पॉइंट से दूर था, इसलिए इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा 30 डिग्री। अब ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एंगल इक्वल ही होता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल, तो ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 2 पोल है इक्वल हाइट का, इनके बीच में रोड है 80 मीटर का डिस्टेंस पर। इस रोड के बीच में एक पॉइंट है जहां से पोल को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एक बार यहाँ देखा गया तो 60 डिग्री, यहाँ देखा गया तो 30 डिग्री। यहाँ डिप्रेशन दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये तो इक्वल होगा, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर हो जाएगा, मतलब डिप्रेशन से एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बोला क्या है क्वेश्चन की, बताओ कि दोनों इस पोल का हाइट क्या होगा, और पूछा है कि इस P पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ या इस पोल से P कितना दूरी पर है, और इस पोल से P वाला पॉइंट कितना दूरी पर है। ये आपसे डिस्टेंस पूछा है कि P C से कितने डिस्टेंस पर है इस पोल के अकॉर्डिंग, ठीक, और इस पोल के अकॉर्डिंग P का डिस्टेंस बताओ कितना है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। सबसे पहले तो हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो सेम थिंग इसमें भी देखो tan थीटा ही लगाने वाले हैं। बस क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा, लेकिन है कुछ नहीं, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, यहाँ पर फ्रॉम फिगर लिखने वाले हम लोग, क्या, फ्रॉम फिगर। फिगर में हम लोग क्वेश्चन में जो भी गिवन कंडीशन है सब बना लिए, फिगर बन गया, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखने वाले क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PAB,
यहाँ भी लगाने वाले हैं टेन थीटा, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया h, तो यहाँ लिखेंगे p की जगह h और b फॉर बेस, बेस की वैल्यू क्या होगी x। क्लियर हो गया होगा। इसी ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब 60 की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है √3, दैट इज इक्वल टू h अपॉन में x। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बराबर √3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आसान है यहाँ तक। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट में भी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल PCD या DCP, कुछ भी लिख दीजिए, बीच में C आना चाहिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो लिखेंगे क्या, PCD। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी लगाने वाले हैं टेन थीटा, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई h, अब बेस की वैल्यू है PC। अब PC को लिखा गया 80 माइनस x। अब ये कैसे आया ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये भी दिया था कि दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। अब जैसा मैं बोलूँ, इस रोड के बीच में कोई एक पॉइंट P है, अगर हम बोले कि इस पोल के अकॉर्डिंग यहाँ तक का डिस्टेंस x सपोज करते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 80 है, तो 80 में से x माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस कितना आएगा, 80 माइनस x। नहीं समझ आए तो देखो, जैसे मैं बोलूँ कि ये पूरा 80 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इसको मैं बोल दिया ये 20 मीटर है, तो ये कितना आएगा, तो बोलोगे ना सर 80 में से 20 को घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना मीटर, 60 मीटर आएगा ना। उसी तरीके से इसको अगर x सपोज किए पूरा 80 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस x। तो इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर को हाइट h लिखा गया और बेस को 80 माइनस x, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 30 डिग्री की वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू में h अपॉन में 80 माइनस x। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h बराबर 80 माइनस x, h √3 बराबर है ना, h का √3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो h √3 यहाँ लिखेंगे, h √3 बराबर 80 माइनस x, क्योंकि 1 से इसका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आने वाला। अब h की वैल्यू क्या आएगी, 80 माइनस x अपॉन में ये √3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब देखो कोई भी दो इक्वेशन का LHS पार्ट या फिर कोई भी एक पार्ट इक्वल हो तो बाकी बचे हुए पार्ट को इक्वल करके लिख देते हैं। यहाँ देखिए LHS पार्ट इक्वल है, यहाँ भी h की वैल्यू है, यहाँ भी h की वैल्यू, दोनों के h की वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इक्वल कर लिखेंगे, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद वाला पार्ट यहाँ है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में भी √3x है h की वैल्यू, और यहाँ h की वैल्यू क्या है, 80 माइनस x अपॉन में √3। ये क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, बराबर क्या आएगा, 80 माइनस x, दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 3x माइनस x, इस साइड आएगा तो प्लस x होगा, इक्वल टू क्या होगा, 80 डिग्री, सॉरी 80 मीटर है ना। अब 3x में 1x को ऐड करिए, कितना x होगा, 4x इक्वल टू 80। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, x बराबर 80 अपॉन में 4 इसका डिनोमिनेटर में जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20। देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड है यहाँ पर फोर्थ, तो x की वैल्यू आई 20 मीटर। मतलब सर ये वाला जो P पॉइंट था इस पोल से, मतलब इस वाले पोल से, तो ये 20 मीटर के डिस्टेंस पर था। अब मैं पहले हाइट निकाल दूं फिर दूसरा डिस्टेंस बता देंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PC लिख दो, ये था डिस्टेंस ऑफ AP, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ PC इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस x। तो 80 माइनस x का मतलब क्या हुआ, तो 80 माइनस x की वैल्यू 20 आई, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। मतलब ये वाला डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। मतलब ये पॉइंट इस पोल से कितने मीटर दूर पर था, 20 मीटर, और इस पोल से कितने मीटर की दूरी पर था, 60 मीटर। अब हमें तो हाइट निकालना, अभी हाइट तो आया नहीं, तो हाइट देखो निकालने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज, ये आसान है तो आसानी से आ जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू क्या है, √3x, बराबर क्या आया वैल्यू, √3x। ठीक है। अब x की वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, x की वैल्यू फाइंड किए 20, तो इसको क्या लिखेंगे, 20x की जगह और √3
इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो h बराबर क्या आ गया 20√3 मीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस के हम लोग हाइट ऑफ पोल को भी फाइंड कर लिए। मतलब समझ आ गया होगा, ये जो पोल की हाइट थी दोनों इक्वल डिस्टेंस में था, मतलब इक्वल डिस्टेंस का था, तो वो कितना आ गया 20√3 मीटर। तो आई होप आपको जरूर समझ आया होगा। ये थे क्वेश्चंस कुछ हाइट ऑफ डिस्टेंस के जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट इसे नहीं देख पाए वो लोग भी इन्हें देख लें आकर के प्लीज़, और आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को। ये आपके बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ही कराया गया है, तो प्लीज़ करके आपसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिएगा इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब